ओके, सो आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर 1 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो, ये सबसे इजी है, आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस जो हमारा होता है, ओह ये क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस जो है हमारा मोड ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इसमें प्लांट्स खुद अपना खाना बनाते हैं सनलाइट और CO2 से, बाकी सब दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ओके, फूड के लिए बाकी जो, देखो प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि, और प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट हमारे पास द करेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो, करेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको बैलेंस इक्वेशन ढूंढनी है। बैलेंस इक्वेशन हमारे पास ये है, 6CO2 + 6H2O गिव्स C6H12O6 + 6CO2। ओके, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, तो आपको लर्न करनी पड़ेगी ये वाली जो इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी न्यूक्लियस, सी क्लोरोप्लास्ट, डी साइटोप्लाज्म। देखो सोचो, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? यस, क्लोरोप्लास्ट में हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो ग्रीन पिगमेंट है। ओके, ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज बाइल पोर्ड। देखो, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज बाइल पोर्ड? ए स्टमक, बी डुओडेनम, सी इन लार्ज इंटेस्टाइन, डी ओएसोफेगस। देखो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी, डुओडेनम। बाइल डुओडेनम में रिलीज होता है। ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा कि हमारा बाइल जूस रिलीज होता है। ओके, वो डुओडेनम उसका पार्ट है। ये फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी एमाइलेज, डी लाइपेज। देखो, ये तो सबको ही पता होगा, इसका आंसर है हमारा एमाइलेज। ओके, स्लाइवा में एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शुगर में थोड़ा तोड़ता है। ओके, इसको कन्वर्ट कर देता है वो। ठीक है, ये डाइजेशन का पहला स्टेप है। नेक्स्ट है हमारे पास, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स। जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो क्या सिक्रीट करती है? ए बाइल, बी म्यूकस HCl एंड पेप्सिन, सी ट्रिप्सिन, डी लाइपेज ओनली। तो देखो, इसका आंसर है बी, म्यूकस HCl एंड पेप्सिन। ये तीनों रिलीज होते हैं। स्टमक म्यूकस HCl और पेप्सिन सिक्रीट करता है फूड डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, HCl जर्म्स को मारता है और पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? ए स्टमक, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लार्ज इंटेस्टाइन, डी माउथ। तो देखो, इसका आंसर है बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में विली होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। आपने पढ़ा होगा, विली होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये डाइजेशन का मेन एब्जॉर्प्शन सेंटर है। नेक्स्ट, विली आर प्रेजेंट इन, देखो विली आ गया, विली आर प्रेजेंट इन स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और डी रेक्टम। देखो, अभी 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 हमने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ओके, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, विली जो होते हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट, the mode of nutrition is in fungi is A autotrophic, B parasitic, C saprophytic, D holozoic। फंगाई में कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है? सेप्रोफाइटिक, सी इसका हमारा ऑप्शन है। फंगाई डेड मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए उनका मोड सेप्रोफाइटिक होता है। ठीक है, वो खुद का फूड नहीं बनाते हैं। ओके, विच पार्ट ऑफ द प्लांट मेनली परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस? ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ, डी फ्लावर। देखो, ये तो बहुत इजी है, लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस मेनली लीफ में होता है जहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। ओके, हमारे पास नेक्स्ट है, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल हमारा क्या होता है? ए DNA, बी RNA, सी ATP, डी NADP। तो देखो, इसका आंसर है ATP। ठीक है, एंड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आपने इसका फुल फॉर्म पढ़ा होगा। ATP इसका हमारा आंसर है। ATP को सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं। ओके, ये एनर्जी स्टोर एंड ट्रांसफर करता है सेल के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट द एंड प्रोडक्ट्स आर A CO2 and water, B lactic acid and water, C ethanol and CO2, D oxygen and glucose। तो बताओ, क्या होता है? देखो, इथेनॉल एंड CO2 इसका सी करेक्ट आंसर है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में यीस्ट इथेनॉल एंड CO2 बनाता है बिना ऑक्सीजन के। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रोसेस अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है।
नेक्स्ट, विच ऑर्गेनली इज नोन एज द पावर ऑफ द सेल। देखो ये तो बहुत 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 ज़्यादा ईजी है, इसका आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रिया। आप सबने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए पावर हाउस कहते हैं। ये रेस्पिरेशन से एटीपी जनरेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर थ्रू देयर स्किन। बताओ, ए फिश, बी अर्थवॉर्म, सी ह्यूमन, डी फ्रॉग। और देखो आप कमेंट में बताना हमें कि आपके कितने एमसीक्यू सही हुए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायर्स थ्रू देयर स्किन। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्किन से रिस्पायर करता है? इसका आंसर है बी, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की स्किन मॉइस्ट होती है, ओके, जिससे वो डायरेक्टली गैस एक्सचेंज करता है। इस प्रोसेस को हम क्यूटेनेस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। Which part of the human body is the site of gaseous exchange? A. Trachea, B. Bronchi, C. Alveoli. Oh, okay. D. Larynx. कौन सा हमारा होता है ह्यूमन बॉडी का पार्ट जो गैसियस एक्सचेंज में काम आता है? तो इसका आंसर है हमारा सी, एल्वेलॉय। ओके, एल्वेलॉय लंग्स के एंड में होता है, एंड जहाँ ऑक्सीजन और CO2 एक्सचेंज होता है, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एफिशिएंट एक्सचेंज करने के लिए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट का जो है क्वेश्चन हमारा। ए आर्टरीज, बी वेन्स, सी कैपिलरीज, डी वेन्यूल्स। इसका आंसर क्या है बताओ? देखो आपको कमेंट में बताना है। ओके, आपके आपके कितने करेक्ट हुए। हमारे पास 30 एमसीक्यूज हैं, तो इसका आंसर है आर्टरीज। आर्टरीज हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेके जाती है। ओके, ये हाई प्रेशर वेसल्स होती हैं। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग। ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। ठीक है, हेल्प कौन करता है क्लॉटिंग में? हमारी देखो प्लेटलेट्स हेल्प करती हैं क्लॉटिंग में। प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉट बनाते हैं जब इंजरी होती है। ठीक है, जब आपको कोई भी इंजरी होती है तो जो आप रिकवर होते हैं वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ये ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है ह्यूमन बॉडी में? ए पल्मोनरी आर्टरी, बी पल्मोनरी वेन, सी राइट एट्रियम, डी सुपर आयर वेना कावा। देखो वेना कावा है, राइट एट्रियम है, पल्मोनरी वेन है, या पल्मोनरी आर्टरी है। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है क्या? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट तक लेके आता है। ओके, ये एक एक्सेप्शन है क्योंकि यूजुअली वेन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। ये आपको लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, which of the following is not a function of transpiration in plant? A. Absorption of minerals, B. Cooling of leaves, C. Transport of water, D. Photosynthesis। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है डी, फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं करता है फोटोसिंथेसिस। ओके, ये सिर्फ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट करता है। ये प्लांट्स को कूल भी रखता है। नेक्स्ट, द ट्यूब विच कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर इज कॉल्ड। यूरेथ्रा, बी नेफ्रॉन, सी यूरेटर, डी बोमैन्स कैप्सूल। तो देखो इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ। इसका आंसर है यूरेटर। ओके, यूरेटर किडनी से यूरिन को ब्लैडर तक लेके जाता है। ये एक नैरो मस्कुलर ट्यूब होती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। देखो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी आपको सबको पता होगा क्या बोलते हैं, बहुत ईजी है, हम इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी हमारा नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है। इसमें फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ अमीबा इज। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है अमीबा का? ए यूरिया, बी यूरिक एसिड, सी अमोनिया, डी CO2। तो इसका आंसर है क्या है? आंसर बताओ। इसका आंसर है हमारा अमोनिया। अमोनिया हमारा जो होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अमोनिया, अमीबा सिंपल ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया को डायरेक्टली सेल सरफेस से एक्सक्रीट करता है। ठीक है, अमीबा इसका एग्जांपल है जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और इसमें कोई स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। नेक्स्ट, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड इन ह्यूमन यूरिन इज। ए यूरिक एसिड, बी अमोनिया, सी यूरिया, डी क्रिटाइनाइन। ओके, तो इसका हमारा आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा सी, यूरिया। ठीक है, ह्यूमन बॉडी मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिया प्रोड्यूस करती है। ये लीवर में बनता है और किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर है सी, यूरिया।
विच प्रोसेस इन प्लांट इज सिमिलर टू एक्सक्रीशन? कौन सा प्रोसेस सिमिलर होता है एक्सक्रीशन के? ए गुटाएशन, बी ट्रांसपीरेशन, सी फोटोसिंथेसिस, डी रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर है आपका बी ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन एक प्लांट प्रोसेस है जिसमें एक्स्ट्रा वाटर रिलीज होता है, आपने पढ़ा ही होगा। ये एक्सक्रीशन का प्लांट वर्जन माना जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है विच स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन फिल्टर्स द ब्लड? ए लूप ऑफ हेनले, बी ट्यूब। और देखो ये नेफ्रॉन में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज भी इस पे बहुत बनते हैं, ठीक है। तो ए लूप ऑफ हेनले, बी ट्यूबल, सी बोमैन्स कैप्सूल एंड डी कंडक्टिंग डक्ट। तो इसका आंसर क्या है? देखो बहुत इजी है ये और आपको ये लर्न भी करना है। इसका आंसर है सी बोमैन कैप्सूल, ठीक है। बोमैन कैप्सूल में ग्लोमरुलस, देखो ये सब बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती है इसके प्रोनाउंसिएशन में। ये जो आपका होता है ग्लोमेर उलस, इसको देखो स्पेलिंग में लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको प्रोनाउंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ग्रोमै उलस। अरे ये क्या हो गया? देखो इसकी स्पेलिंग GLOMERULUS होती है, ठीक है। मेरे को स्टार्टिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है उसको प्रोनाउंस करने में। तो ठीक है, मैं आपको बता रहा, वुमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस होता है जहाँ ब्लड फिल्टर होता है। ओके, ये नेफ्रॉन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच लाइफ प्रोसेस इज नॉट एसेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल? ए रेस्पिरेशन, बी रिप्रोडक्शन, सी न्यूट्रिशन, डी एक्सक्रीशन। देखो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, रिप्रोडक्शन इसका आंसर है। रिप्रोडक्शन स्पीशीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी प्रोसेस ज़रूरी होते हैं हमें सर्वाइव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन मीन्स? ए ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस इन वन हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू लंग्स, ब्लड passes through heart twice in one cycle, blood is pumped to two organs at a time। देखो सोचो क्या होगा, डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? तो देखो इसका आंसर है सी ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, ठीक है। डबल सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से 2 बार पास होता है, एक बॉडी के लिए और एक लंग्स के लिए। ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इसका है एक्टिवेट्स पेप्सिन, बी न्यूट्रलाइजेस फूड, किल डब्ल्यूबीसीज, एंड डी हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट। देखो ये क्या करता है, एक्टिवेट, ये पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। ओके, HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, ये जम्स को भी मारने में मदद करता है। Next, translocation in plants refers to A. Transport of water, B. Transport of minerals, C. Transport of organic substances, D. Transport of oxygen। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा सी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। ट्रांसलोकेशन फूड को लीव्स के बाकी पार्ट्स में पहुंचाता है। ट्रांसलोकेशन फूड का मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो है उसको ये लीव्स के बाकी पार्ट्स में पहुंचाता है। ये फोलम को ये फोलम के थ्रू होता है। ओके, ये फोलम के थ्रू होता है, ये लीव्स के बाकी पार्ट्स में जो पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन? ए लीवर, बी किडनी, सी स्किन, एंड डी हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का है, ना कि एक्सक्रीशन का है, ठीक है। एक्सक्रीशन में किडनी, स्किन और लीवर हेल्प करते हैं, और देखो स्किन भी हेल्प करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन में, आपको ध्यान रखना है। तो हमारे यहाँ पे ये 30 MCQs यहाँ पे खत्म होते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs थे, आपको ये लर्न करने हैं, ठीक है। तो हमारा वीडियो यहीं पे ओवर होता है। ओके, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और MCQ, सॉरी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ जो कि बोर्ड्स में आ रखे हैं और ये 100% वापस आ सकते हैं। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द वॉलेंटरी एक्शंस? तो जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं वो कौन कौन सा पार्ट हमारा ब्रेन का कंट्रोल करता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर है बी, सेरेब्रम। अब ये सेरेब्रम क्यों होता है, मतलब क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि सेरेब्रम ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और थिंकिंग भी यही करता है सेरेब्रम, ठीक है। मेन पार्ट जो सेरेब्रम होता है वो थिंकिंग का करता है और सारे वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड?
अब क्या होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट जब अब देखो ध्यान से देखो, लाइट क्या होती है, लाइट फोटो, जब लाइट होती है तो हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो इससे आप ध्यान रखो कि फोटोट्रोपिज्म इसका जो आंसर है वो होगा। फोटोट्रोपिज्म से जो प्लांट होता है वो लाइट के तरफ मूव करता है, लाइट से दूर भी कभी कभी मूव करता है, ठीक है, लाइट रिस्पॉन्स में प्लांट मूव करता है। ये मेनली मतलब जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है वो इसके इफेक्ट्स होता है, ऑक्सीजन हार्मोन के इफेक्ट्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब आप किसी से फाइट कर रहे होते हो तब आपका एकदम से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है एकदम से, बताओ। एक बार कमेंट सेक्शन में आप साथ में लिखते रहना। और हम सबसे पहले बता दें आपको, अगर हमारे ऐसे एमसीक्यूज वाले वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए क्लास 10 के कोई सी भी क्लास के, अगर आपको वीडियो चाहिए हम इसके बना लेंगे एमसीक्यूज के, जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ चुके हैं और एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो इसका जो आंसर है, जो फाइट में सबसे ज़्यादा एकदम से रिस्पॉन्स करता है हार्मोन, वो होता है एड्रेनालाइन। ये होता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज होता है, मतलब जब भी आपको कुछ लड़ रहे होते हो, किसी ने आप पे अटैक किया तो उसमें रिलीज हो जाता है, और ये हीट रेट और एनर्जी का लेवल बढ़ा देता है ताकि आप रिस्पॉन्स जल्दी से कर पाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ न्यूरॉन द इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम। न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे ट्रैवल करता है और कहाँ किस पे ट्रैवल करता है, तो इसका आंसर होगा बी, डेंड्राइट टू एक्सॉन। अब ये क्यों होगा, क्योंकि नर्व इम्पल्स जो न्यूरॉन में डेंड्राइट और एक्सॉन, मतलब न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स होता है वो डेंड्राइट से एक्सॉन तक जाता है, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो मतलब इसका आंसर यही है, कोई और आंसर इसका हो ही नहीं सकता, डेंड्राइट से एक्सॉन ही जाता है इम्पल्स जो होता है हमारा। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। सेरेब्रम और सेरेबेलम अलग अलग चीज होती हैं। सेरेबेलम का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है, मेंटेनिंग पोस्चर, कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी मूवमेंट्स, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, डी मेंटेनिंग बैलेंस। तो जो इसका आंसर है वो है रेगुलेटिंग हार्ट बीट, इसका कोई लेना देना नहीं है सेरेबेलम से, रेगुलेटिंग हार्ट बीट। ठीक है, सेरेबेलम का काम बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का होता है, हार्ट बीट को मतलब जो हार्ट बीट को रेगुलेट करता है वो मेडुला करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की, हमारा सिक्स क्वेश्चन है हमारा 30 में से, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन और एथिलाइन। तो इसका आंसर जो है वो साइटोकिनिन है। साइटोकिनिन प्लांट सेल की डिवीजन में मदद करता है, ये ग्रोथ के लिए जरूरी हार्मोन है प्लांट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, ए एक्सॉन, बी डेंड्राइट, सी साइनैप्स, डी नॉड। तो क्या होता है गैप दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसका आंसर है साइनैप्स। ये सिग्नल ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है साइनैप्स, जो कि दो गैप जो होता है वो सिग्नल ट्रांसफर में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। यार ये तो बहुत ज्यादा इजी है, कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा होता है, नर्वस सिस्टम ही तो होगा, ये तो ऑब्वियस आंसर है। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है पूरे एनिमल्स के रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शंस। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शंस वाला, तो ये कौन इसका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स, अब इनमें से क्या, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, मेडुला और सेरेबेलम, इसमें से क्या रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्यों है, ये बिना ब्रेन के इनपुट के एकदम से रिस्पॉन्स कर देता है, रिफ्लेक्स मतलब ब्रेन के रिस्पॉन्स की इसको जरूरत, ब्रेन की इनपुट की इसको जरूरत ही नहीं होती है, ये अपने आप ही सीधा रिस्पॉन्स कर देता है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन द बॉडी। क्या फंक्शन, रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है, ए रिलीज हार्मोन्स, बी डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन, सी सप्लाई ऑक्सीजन, डी प्रोड्यूस एनर्जी। सो जो रिसेप्टर का जो फंक्शन होता है वो होता है डिटेक्ट इन्फॉर्मेशन। रिसेप्टर जैसे आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो वो एकदम से इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट करके बॉडी के मतलब अंदर भेज देता है, ये मतलब सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्किन है हमारी तो उसमें होते हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस। कौन सा पार्ट होता है, सेरेबेलम, मेडुला, सेरेब्रम या पॉन्स। तो इसका जो आंसर है वो सेरेबेलम करता है। सेरेबेलम वॉलेंटरी मूवमेंट्स में भी कोऑर्डिनेट करता है, जो हमारा क्वेश्चन आया था, और जो बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करने के लिए सेरेबेलम सेले ओके सॉरी सॉरी मैंने सेरेब्रम को मार्क कर दिया, सेरेब्रम नहीं है इसका, सेरेबेलम है, ठीक है, ये है इसका आंसर, ये नहीं है, इसको यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, सेरेबेलम है इसका आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, देखो ये तो बहुत इजी हो गया, थायराइड ग्लैंड आपको यहीं से समझ पा रहा है कि देखो यहाँ पे थायराइड है, थायराइड, और यहाँ पे थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरोक्साइन जो भी होता है, वो थायराइड ग्लैंड ग्लैंड रिलीज करता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है बॉडी में वो रेगुलेट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच हार्मोन रेगुलेट्स शुगर लेवल इन ब्लड। यार ये आपने सुना होगा, आपके मतलब ओल्ड एज में जो लोग होते हैं वो अगर उनका हार्मोन लेवल जो शुगर का जो लेवल अगर बढ़ जाता है तो वो कुछ
मेडिसिन और ओसो लेते हैं जो कि इंसुलिन की मेडिसिन होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो सी इंसुलिन होगा, क्योंकि ये पैंक्रियाज में रिलीज होता है। इंसुलिन इंसुलिन जो होता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, क्या होता है उसमें? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स, नर्व एंड मसल्स, आईज एंड ईयर्स। तो इसका सिंपल सा आंसर है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होते हैं जो कि पूरा कोऑर्डिनेशन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन। प्लांट को की जो प्लांट का जो सेल एलोंगेशन होता है वो कौन सा हार्मोन हेल्प करता है उसको करने में? ए ऑक्सिन, बी गिबरेलिन, सी साइटोकिनिन, डी इथाइलिन। तो जो इसका आंसर है वो ऑक्सिन होगा। ऑक्सिन जो होता है ये सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है और ये मेनली रूट और शूट टिप में होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये मेनली रूट और शूट टिप में होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट क्या है इसमें से? फोटोट्रोपिज्म, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। ये तो ऑब्वियसली इसमें बात है, आपको साफ दिख रहा होगा। इसमें फोटोट्रोपिज्म जो होता है वो प्लांट का मूवमेंट होता है, जो हमने अभी पीछे भी एमसीक्यू किया था। जो लाइट के उससे लाइट के डायरेक्शन में प्लांट का जो मूवमेंट होता है ये वो होता है, फोटोट्रोपिज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस आर ए स्लो एंड वॉलेंटरी, बी क्विक एंड वॉलेंटरी, सी क्विक एंड इनवॉलेंटरी, डी स्लो एंड इनवॉलेंटरी। तो जो इसका आंसर है वो होगा सी क्विक एंड इनवॉलेंटरी। अब ये क्यों होता है? रिफ्लेक्स एक्शन बिना सोचे समझे तुरंत काम कर देते हैं, इसलिए ये क्विक होते हैं। और ये इनवॉलेंटरी और फास्ट होते हैं। ठीक है, फास्ट होते हैं काफी ज्यादा, इसलिए इनवॉलेंटरी बोला जाता है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी एक्शंस। इनवॉलेंटरी एक्शन कौन सा पार्ट करता है ब्रेन का? सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेड्यूला और फ्रंटल लोब। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? इसका आंसर है मेड्यूला, सी मेड्यूला। ब्रेन का जो इनवॉलेंटरी एक्शन होता है वो मेड्यूला कंट्रोल करता है। ये स्पाइनल कॉर्ड से जो होता है कनेक्ट होता है, और मेडुला जो हार्ट बीट होती है, ब्रीदिंग होती है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, ये ब्रेन का सबसे लोअर पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कनेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखो अभी हमने पीछे बात की मेड्यूला की, तो इसमें आंसर यही है मेड्यूला। मेड्यूला ही स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है और ये फंक्शंस जो होते हैं, लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है एड्रेनालाइन इज सेक्रीटेड बाय। अभी हमने पीछे एड्रेनालाइन के बारे में पढ़ा था, जब जब फाइट और वो सब पर तो ये रिलीज होता है। अभी कौन सिक्रीट करता है एड्रेनालाइन को? तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके मतलब वर्ड से आपको पता लग रहा है। एड्रेनलिन ग्लैंड जो होते हैं वो होते हैं थायराइड, पेनक्रियाज और पिट्यूटरी ग्लैंड, तो नहीं करेंगे। एड्रेनलिन ग्लैंड इसको जो होता है वो रिलीज करता है, और जो ये स्ट्रेस के टाइम जो होता है एड्रेनलिन ग्लैंड जो बॉडी को हेल्प करता है, स्ट्रेस के टाइम बॉडी को अलर्ट करके रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है? न्यूरॉन, एक्सॉन, नर्व और इम्पल्स। तो इसका आंसर है न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है, आपने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा होगा। न्यूरॉन मतलब फंक्शनल भी होता है, स्ट्रक्चरल भी होता है, और ये इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है न्यूरॉन। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज गैसियस इन नेचर। कौन सा हार्मोन गैसियस होता है नेचर में? ऑक्सिन, इथाइलाइन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन। इसका आंसर होगा इथाइलिन, क्योंकि इथाइलिन जो होता है वो एक गैसियस प्लांट में जो हार्मोन है वो ये इथाइलिन होता है। ये सारे प्लांट वाले हार्मोन ही है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये जो फ्रूट राइपनिंग होती है ना, जो फ्रूट जब राइप हो रहा होता है, तो उसमें फ्रूट राइपनिंग में इथाइलिन मदद करता है, मतलब गैसियस प्रोसेस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव्स इंफॉर्मेशन। कौन सा न्यूरॉन का पार्ट इंफॉर्मेशन रिसीव करता है? एक्सॉन, न्यूक्लियस, डेंड्राइट या सेल बॉडी। जो अब जो रिसीव करता है न्यूरॉन को वो होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट आपने देखोगे ऐसे छोटे, मतलब जब आपने अगर स्ट्रक्चर देखा है अगर न्यूरॉन का, तो उसमें डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं और इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उस वहां तक लेके जाते हैं डेंड्राइट। विच सिस्टम्स ट्रांसमिट्स मैसेज थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से मैसेज ट्रांसफर करता है? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। यार ये तो बहुत ईजी है, इसका आंसर नर्वस सिस्टम होगा। ठीक है, न्यूरॉन्स नेटवर्क होता है नर्वस सिस्टम में, इसलिए वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज। स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या होता है? थिंकिंग तो नहीं करती स्पाइनल कॉर्ड, लर्निंग भी नहीं करती स्पाइनल कॉर्ड, मेमोरी भी नहीं रखती स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शंस करती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस हेल्प करती है। हमने पीछे भी इसके क्वेश्चन करे हैं। स्पाइनल कॉर्ड मतलब आप देख रहे हो जो क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के आ रहे हैं, पर बट सेम टाइप के क्वेश्चन हैं। ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है, बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप एक बार कमेंट सेक्शन में भी लिखना कि कमेंट सेक्शन में क्या क्या मतलब आपके कितने करेक्ट हुए। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है और इस क्विक रिस्पॉन्स करता है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट अब नया कुछ आया है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या मतलब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिक मूवमेंट? फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और डाइजेशन। डाइजेशन, अब देखो इस यहाँ पे साफ दिख रहा है, हाइड्रोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, फोटोट्रॉपिज्म है। डाइजेशन एक कुछ अलग से ही दिख रहा है। डाइजेशन, ये सारे प्लांट्स वाले मूवमेंट, ये सारे प्लांट में जो मूवमेंट होते हैं, डाइजेशन तो ह्यूमन बॉडी में होता है, डाइजेशन वैसे प्लांट भी करता है, पर डाइजेशन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। विच ऑफ द हार्मोन, यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द हार्मोन हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? कौन सा हार्मोन स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करता है? ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, गिबरेलिन या साइटोकिनिन? जो इसका आंसर है वो एब्सिसिक एसिड होगा, जो क्लोज करता है हार्मोन को। ये वाटर लॉस रोकने में मदद करता है, ठीक है। वाटर लॉस जो होता है ये रोकने में मदद करता है। इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू, इंफॉर्मेशन जो होती है किसके थ्रू होती है? एक्सॉन, डेंड्राइट, सिनेप्स या सेल बॉडी? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिनेप्स जो होता है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है थ्रू वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये दो न्यूरॉन्स के बीच में जो होता है वो सिनेप्स होता है, और ये न्यूरो के थ्रू होता है, ठीक है, जो ट्रांसफर होता है मैसेज। द एंडोक्राइन ग्लैंड, द एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द नेक इज? एंडोक्राइन ग्लैंड जो नेक में, अब देखो आपको जब कोई बीमारी होती है तो कौन सी बीमारी होती है नेक में? थायराइड, आपने नाम सुना होगा। थायराइड जो होता है वो नेक में ग्लैंड होता है हमारा, और थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो नेक में लोकेटेड होता है। ओके, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन। मूवमेंट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज हाइड्रोट्रोपिज्म, थिगो थिग्मोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ग्रेविटी, ग्रेविटी से आपको क्या समझ पा रहा है? जियोट्रोपिज्म, आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, जियोट्रोपिज्म इसका करेक्ट आंसर है। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट का मूवमेंट जियोट्रोपिज्म करता है, और रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती है इसमें, क्योंकि अब देखो जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो कर रही है तो अर्थ की ग्रेविटी को रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है। तो ये, और प्लांट जो होता है, लीव जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो है खत्म होती है पीपीटी। तो यहाँ पे देखो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं बोर्ड के, तो अगर आपको आप कमेंट सेक्शन में अपने सारे आंसर लिख सकते हो, और आपके जितने करेक्ट हैं उतने। तो ओके, आज हम क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर है बायो का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसके हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड के एमसीक्यूज हैं, और ये बोर्ड में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो आप इन सारे एमसीक्यूज को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, और अपने आंसर जो हैं आप वो कमेंट में लिख सकते हैं कि आपके कितने सही हैं कितने नहीं हुए। ओके ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो हमारा क्वेश्चन 1 है वो है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू, ठीक है, ये क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ए कीप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव, बी फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, सी मेंटेन ग्रोथ, डी कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो रिप्रोडक्शन क्यों होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट, उसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, कंटिन्यू द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन से जो होते हैं नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, नए प्रोसेस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाता है। टंग स्लिप हो गई मेरी, सॉरी। ओके, एक्सटेंट होने से बचाता है स्पीशीज को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमन टू अमीबा, यीस्ट एंड स्पायरोगैरा? सो ये तीनों में कौन सा फीचर जो है रिप्रोडक्शन का वो कॉमन है? दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे आर यूनिसेलुलर, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, दे आर मल्टी सेलुलर। तो जो इसका आंसर है अमीबा, यीस्ट और स्पायरोग्राम, आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में, ये सब बिना सेक्सुअल सेल्स के रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए जो होता है ये कौन सा करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, या सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का होता है। ओके, सो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन 3 की, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, ज़्यादातर आप क्वेश्चन देख रहे हो अमीबा की आते हैं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय ए मल्टीपल फिजन, बी बाइनरी फिजन, सी बर्डिंग, डी फ्रेगमेंटेशन। सो अगर आपने पढ़ा है अमीबा जो है वो बाइनरी फिजन से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग? बर्डिंग से कौन से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं? अमीबा, हाइड्रा, स्पायरोगैरा या प्लानेरिया? तो आपने पढ़ा होगा जो हाइड्रा होता है, ऑप्शन बी जो हमारा हाइड्रा जो होता है वो बर्डिंग से जो है रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि हाइड्रा अपनी बॉडी पर जो छोटी बर्ड होती है वो बना लेता है, बर्ड्स बना लेता है अपने हाइड्रा अपनी बॉडी पे, तो बर्ड अलग होकर एक नया हाइड्रा बनाता है, ठीक है, ऐसे रिप्रोडक्शन करता है हाइड्रा। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की, फ्रेगमेंटेशन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन, फ्रेगमेंटेशन कौन से उसमें ऑब्जर्व किया जाता है, हाइड्रा, अमीबा, स्पायरोगैरा या यीस्ट?
जो इसका आंसर है वो है स्पायरोगैरा। क्योंकि जो स्पायरोगैरा होता है, स्पायरोगैरा के आपने देखा होंगे फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स टूटकर एक नया प्लांट बना लेते हैं। तो जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन उसको कहलाता है कि फ्रेगमेंट्स टूट के गिर रहे हैं ना, तो फिलामेंट्स टूट के एक नया प्लांट बनाते हैं। इस मेथड को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जो स्पायरोगैरा में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पोर फॉर्मेशन इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होती है? बैक्टीरिया, फंगाई, अमीबा या हाइड्रा। तो इसका जो आंसर आंसर है, स्पोर फॉर्मेशन हमेशा ध्यान रखना फंगी में होती है, फंगाई में होती है, सॉरी। फंगाई जो होती है, फंगाई में स्पोर्स बनते हैं जो हवा में फैल जाते हैं। ओके, सो ये स्पोर्स नए ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, तो ये सिर्फ फंगाई में ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कौन सा मेथड नहीं है सेक्सुअल? ए बडिंग, बी फ्रेगमेंटेशन, सी स्पोर फॉर्मेशन, डी फर्टिलाइजेशन। सो इसका जो आंसर है वो है डी फर्टिलाइजेशन। अब ये क्यों हुआ? क्यों हुआ सेक्सुअल नहीं है? क्योंकि ये सेक्सुअल प्रोसेस है, ऑब्वियसली बात है, जिसमें जो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। जो प्लांट्स के जो गैमीट्स होते हैं वो फ्यूज करते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? ए हाइड्रा, बी ईस्ट, सी अमीबा, डी प्लानेरिया। सो जो इसका आंसर है वो है अमीबा, ऑप्शन सी जो है हमारा। क्योंकि अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वो बाइनरी फिजन से नहीं कर सकता। ठीक है, ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस, सॉरी 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 सॉरी, बाइनरी फिजन से ही करता है रिप्रोड्यूस, ये उससे मल्टीपल फिजन से नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो कौन सा फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, स्पोर्स, वेजिटेटिव पार्ट्स या फ्लावर्स। आपको उसका आंसर साफ दिख रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है तो वेजिटेटिव पार्ट से ही प्लांट्स का रिप्रोडक्शन करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अदरक है, जैसे आपने अदरक का एक पार्ट तोड़ के अगर गड़ा दिया ग्राउंड में, तो दूसरा एक प्लांट फॉर्म हो जाएगा अदरक का ही। ओके, सो इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? आर्टिफिशियल मेथड, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल मेथड जो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ना तो बडिंग होता है, ना वो फ्रेगमेंटेशन होता है, ना वो स्पोर फॉर्मेशन होता है, वो ग्राफ्टिंग होता है। क्योंकि ग्राफ्टिंग एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें दो अलग प्लांट्स जोड़े जाते हैं। जैसे एक प्लांट को काट के दूसरे प्लांट पे जोड़ दिया तो उसके साथ साथ ही उग जाएगा। और ये जो हॉर्टिकल्चर होता है, आपने हॉर्टिकल्चर अपनी बुक में पढ़ा होगा, उसमें ये कॉमन चीज़ होती है। ठीक है, ग्राफ्टिंग कॉमन चीज़ होती है। नेक्स्ट है द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? पिस्टल, ओवरी, स्टेमन या सेपल। सो इसका आंसर है सी स्टेमन। स्टेमन जो होता है मेल पार्ट होता है, और ये इसमें जो होते हैं एंथर और फिलामेंट होता है। अगर आपने डायग्राम देखा होगा स्टेमन का जो होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? पहले मेल आया था, स्टेमन, पिस्टल, एंथर या फिलामेंट। जिसका आंसर है वो पिस्टल है। पिस्टल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब प्लांट। और इसमें जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं वो तीनों पिस्टल में आ जाते हैं। मतलब पिस्टल का जो डायग्राम आपने फ्लावर का डायग्राम अगर देखा है उसमें आ जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ओवरी टू ओव्यूल, एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा टू एंथर या ओव्यूल टू ओवरी। अब जो ये तो ये रट ही लेना, इसको तो बहुत इजी होता है यार। ये तो बी जो इसका ऑप्शन है, एंथर टू स्टिग्मा। जो एंथर होते हैं ना, आपने देखोगे ऐसे एंटीना टाइप होते हैं, एंथर से स्टिग्मा पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाता है पोलन उड़ के एंथर से स्टिग्मा पे। तो उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, पोलन जोड़ के जाता है। और यही जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ऑकर्स व्हेन? A. Pollen grains fall from on the anther. Pollen grains fall on the stigma. Male gamete fuses to female gamete. Ovary develop into a fruit. तो इसका आंसर है क्लियरली, इसका आंसर है मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगी जब तक मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज नहीं करेगा। तो इसका आंसर जो होता है वो सी हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन दोनों गैमीट्स में मिलते हैं, और ये जो जायगॉट होता है, जायगॉट बनाने में मदद करता है। ओके, जायगॉट मतलब जिसमें फ्रूट उगता है ना बाद में फ्लावर में, तो वो होता है जायगॉट। नेक्स्ट है फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द। फ्रूट्स होते हैं किससे फॉर्म होते हैं? ओवरी, ओव्यूल, स्टिग्मा या एंथर। इसका आंसर है ओव्यूल में जो होते हैं वो फ्रूट फॉर्म होते हैं। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद, जो भी हमने पीछे फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन देखा, उसके बाद जो होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्लांट का जो है फीमेल पार्ट है ओव्यूल, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन?
ये तो सेम हो गया मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी। जो हमारा पिछला क्वेश्चन अगर आप बात करें, इसमें था फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द, और इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें सीड, सीड कैसे बनता है आफ्टर फर्ट के, कौन से प्लांट में सीड बनता है। ठीक है, सीड के बाद फूल जो होता है फ्रूट बनता है। बाकी इससे पहले जो होता है सीड कहाँ पे बनता है, तो सीड जो है हमारा वो बनता है ओव्यूल में। यार मैंने उल्ट गलत कर दिया क्या कुछ? हाँ, मैंने गलत किया है। इसका जो आंसर है ये ओव्यूल नहीं होगा, यहाँ पे ओवरी है इसका आंसर। ये वाला ध्यान रखना, मैंने गलत कर दिया। जो ओवरी है वो फ्लावर या मतलब ओवरी है वो फ्रूट में बदल जाता है, फ्रूट्स ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो इसका आंसर है, इसका आंसर ओव्यूल होगा, जिसमें जो होता है सीड में कन्वर्ट जो हो जाता है वो होता है। मैंने गलत ही पता नहीं क्या ही बोल दिया था पिछले क्वेश्चन में। तो इसका ध्यान रखना, इसका आंसर बी ओव्यूल है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? ए मस्टर्ड, बी वाटरमेलन, सी हिबिस्कस, डी सनफ्लावर। सो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है वो वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन क्यों होता है? क्योंकि वाटरमेलन में अलग फीमेल और अलग मेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, दोनों के फ्लावर जो होते हैं, मेल फ्लावर अलग और फीमेल फ्लावर अलग होता है, इसलिए ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन होता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? जिमेनोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एल्गाए और फंगाए। तो उसका जो आंसर है वो एजिनोस्पर्म्स होता है। क्योंकि जो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, एजिनोस्पर्म्स में एक ही समय पे दो फर्टिलाइजेशन स्टेप्स होते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना में एक ही समय पे दो फर्टिलाइजेशन स्टेप्स हो जाते हैं, इसलिए जो एंजियोस्पर्म्स है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्टेमन। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है स्टेमन का? एंथर, फिलामेंट, पोलन ग्रेन या ओवरी। तो इसका जो आंसर है वो ओवरी होगा। अब ओवरी क्यों होगा? क्योंकि ओवरी फीमेल पार्ट होता है, स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, स्टेमन का नहीं होता है। और स्टेमन में सिर्फ एंथर और फिलामेंट ही होते हैं। स्टेमन में जो होते हैं सिर्फ ये एंथर और फिलामेंट ही होते हैं, ओवरी नहीं होता है इसमें, तो ओवरी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? ए स्टेम, बी लीफ, सी रूट, डी फ्लावर। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लावर, क्योंकि ऑब्वियसली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में फ्लावर, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कि फ्लावर का कुछ रोल ही नहीं होता है, स्टेम, रूट या लीफ से ही प्लांट जो होता है वो ग्रो करता है। अब देखो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन 21 से 30 तक वो हमारे अब जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है उस पर स्टार्ट हो गए हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स टेक प्लेस इन द। ह्यूमन फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन ऑफ एग कहाँ पे प्लेस होता है? तो जो इसका आंसर है वो यूट्रस है। यूट्रस में ऑप्शन ए जो आंसर है, यूट्रस में जो होता है वो फीमेल फर्टिलाइजेशन एग का जो होता है, एग का जो फर्टिलाइजेशन है वहाँ पे प्लेस करता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो, अरे नहीं यार, यूट्रस, एक सेकंड सॉरी, यूट्रस इसका आंसर नहीं है, इसका फेलोपियन। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे जो आंसर्स मैंने जो हमने मार्क करे हैं वो आंसर्स गलत हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स फर्टिलाइजेशन एग फेलोपियन ट्यूब में होता है, यूट्रस में नहीं होता है, फेलोपियन ट्यूब में जो होता है। और फ्यूमल जो ह्यूमन फीमेल बॉडी होती है उसमें स्पर्म और एग यहीं आके जो होते हैं वो उनका मतलब मिल जाते हैं वहाँ के फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर, ये गलत आंसर है यूट्रस। हमारा जो आंसर बुक है उसमें थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने सही कर दिया है उसको। नेक्स्ट है, द टू ओविडक्ट्स इन ह्यूमन फीमेल यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज। जो टू ओविडक्ट्स होते हैं इन ह्यूमन फीमेल यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग स्ट्रक्चर, तो उसको क्या बोलते हैं? जो इसका आंसर है वो, इसका आंसर, अच्छा इसका वो आंसर दोनों उल्टे हैं, इसका आंसर यूट्रस है। यूट्रस जो होता है दो ओविडक्ट यूट्रस में जाके मिलते हैं, और यहीं फर्टिलाइजेशन जो एग होता है, फर्टिलाइज जो एग होता है वो इम्प्लांट यहीं पे होता है यूट्रस में जाके। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। तो स्पर्म को जो होता है कौन से ग्लैंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं? ए प्रोस्टेट ग्लैंड, बी सेमिनल वेसिकल, सी कॉपर्स ग्लैंड, डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो आंसर है वो सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन स्पर्म को जो होता है, और स्पर्म को जो होता है वो न्यूट्रिशन और लिक्विड दोनों प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन भी होता है, लिक्विड भी होता है इसमें। सो ये जो मूवमेंट होता है स्पर्म का उसमें हेल्प करता है सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडी जो होता है, तो इनमें से कौन सी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है कभी कभी। सो इसका जो आंसर होगा वो, देखो पहले मैं पढ़ लेता हूँ। कोलेरा एक तो, ट्यूबर क्लोसिस है, साइफिलिस है,
अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो सॉरी उसके लिए, टाइफॉइड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसटीडी? तो एसटीडी का जो आंसर है वो साइफिलिस होगा, जिसको मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था। साइफिलिस जो होता है वो बैक्टीरियल होता है, बैक्टीरियल एसटीडी है, और ये जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है तो उसमें स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इट्स सर्जिकली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? तो विच ऑफ द फॉलोइंग, अब सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है इसमें जो जो इसका आंसर है वो वेसेक्टॉमी होगा, क्योंकि बाकी तो जो होते हैं वो क्या बोलते हैं उनको, एसटीडी को रोकने से बचाते हैं, वो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन वो है। बाकी जो वेसेक्टॉमी है हमारा, वेसेक्टॉमी स्टेरिलाइजेशन सर्जरी होती है, मेल में होती है, ठीक है। इसमें स्पर्म डक्ट्स जो होते हैं उनको कट कर दिया जाता है, तो उससे जो सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये वो होता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? तो उसका जो आंसर है वो होगा फर्टिलाइजेशन, ये तो ऑब्वियसली। बाकी जो पीछे थे वो सारे मतलब थे वो फीमेल में थे, मैं आपको बता दूं वापस से, ये जो थे ये फीमेल वाले हैं ऊपर वाले, कॉपर टी और ये सब। बाकी ओरल पिल्स जो हैं वो फीमेल में फर्टिलाइजेशन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये नहीं, जो नहीं है वो फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और ये मतलब ये मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो रोकने में, प्रेगनेंसी को रोकने में काम आते हैं। तो ये वाले जो होते हैं वो रोकते नहीं है, ओके। नॉन नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा इज टू? प्लेसेंटा क्या करता है? रिमूव वेस्ट फ्रॉम एम्ब्रियो, प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑक्सीजन सॉरी प्लेसेंटा जो होता है वो सारी थिंग ही करता है, ऑक्सीजन भी देता है, न्यूट्रिएंट्स भी देता है, और एम्ब्रियो से वेस्ट भी रिमूव करता है, ठीक है। प्लेसेंटा का यही काम होता है। और प्लेसेंटा जो होता है मतलब वो मेन होता है जो वेस्ट को रिमूव करता है एम्ब्रियो से। ओके, सो विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग्स? एग्स का प्रोडक्शन क्या करने में काम आता है? तो बहुत ईजी है, इसका नाम ओवरी है। ओवरी जो होती है वो फीमेल एग बनाता है, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन, मेनिस्ट्रेशन ऑकर्स ड्यू टू ए फर्टिलाइजेशन, बी इम्प्लांटेशन, सी ब्रेकडाउन ऑफ यूटराइन लाइन, यूटरलाइन लाइन जो होती है, लाइनिंग जो होती है, और डी ओव्यूलेशन। सो जो इसका आंसर है वो सी ही होगा, ब्रेकडाउन ऑफ यूटर यूटर यार मैं क्या है ये मेरी प्रोनाउंसिएशन, यूटराइन लाइनिंग जो होती है उसका ब्रेकडाउन करने में होता है। फर्टिलाइजेशन ना होने पर यूटरस की लाइनिंग गिर जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मेनिट्रेशन कहते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है विच हार्मोन इनिशिएट्स प्यूबर्टी इन बॉयज? तो जो बॉयज का जो हार्मोन होता है जो प्यूबर्टी को जो स्टार्ट करता है वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो होता है। बाकी ये वाला हार्मोन फीमेल हार्मोन है, ठीक है। एक सेकंड क्या हो जाता है पता नहीं इसको, चलो ध्यान छोड़ दो उसको। ये जो टेस्टोस्टेरोन है यही आपका करेक्ट आंसर है, टेस्टोस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर, ये फीमेल में होते हैं। बाकी इंसुलिन का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन को की जो प्यूबर्टी होती है वो स्टार्ट करता है, इससे वॉइस चेंज होती है और हेयर ग्रोथ होती है, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो है ख़त्म होता है रिप्रोडक्ट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10 बायो का। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स के हम कवर कर रहे हैं बायो के, फिर हम फिजिक्स की भी करेंगे, केमिस्ट्री भी करेंगे, सारे एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट बोर्ड्स वाले एमसीक्यू हैं वो कवर कर रहे हैं, ओके। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ओके, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर बोर्ड्स 2026। तो देखो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के। ओके ओके, एक सेकंड। ठीक है, तो देखो द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन टू ऑर्गेनिजम्स इंडिकेट दैट दे आर डिराइव फ्रॉम द सेम एंसेस्टर आर ए एनालॉगस ऑर्गन्स, बी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सी सेंस ऑर्गन्स, डी होमोलोगस ऑर्गन्स। तो देखो इसका आंसर है आपका डी होमोलोगस ऑर्गन्स। सेम एंसेस्टर से आए ऑर्गन स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर होते हैं, इसलिए होमोलोगस इनको कहते हैं, ओके। तो इसका आंसर है आपका होमोलोगस ऑर्गन्स। ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू है। नेक्स्ट, which of these is not a vestigial organ in human beings? A. Appendix, B. Wisdom tooth, C. Nictitating membrane, D. Gallbladder। तो देखो इसका भी आंसर है डी हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर अभी भी फंक्शनल है, ओके, जबकि बाकी वेस्टिजियल जो ऑर्गन है वो अब यूज नहीं होते हैं, इसलिए इसका आंसर है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन। Next, the human species has genetic roots in A. Australia, B. Africa, C. America, D. Indonesia। देखो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ह्यूमन स्पीशीज जो है उनमें जेनेटिक रूट्स कहाँ होते हैं?
ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी अमेरिका, डी इंडोनेशिया। तो देखो इसका आंसर है बी अफ्रीका। ये आपको लर्न करना है। मॉडर्न ह्यूमंस का जो ओरिजिन है अफ्रीका में हुआ था। ओके, वहां से पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए थे ये। तो यस, इसका आंसर हमारा बी अफ्रीका है। नेक्स्ट, a trait in an organism is influenced by A. Paternal DNA only, B. Maternal DNA only, C. Both maternal and paternal DNA, D. Neither by paternal nor maternal DNA। तो देखो, ऑब्वियसली ये देखो डी तो इसका हो नहीं सकता, नीदर बाय पैटर्नल नॉर मैटरनल डीएनए। तो देखो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी, बी बोथ, सॉरी सी बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए। ट्रेड्स दोनों पेरेंट्स के डीएनए से मिलकर बनते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है? इसलिए दोनों का रोल होता है इसमें। तो इसका आंसर हमारा सी है। Next, two pink colored flowers are crossing resulted on crossing resulted in one red, two pink and white flower progeny. The nature of the cross will be, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए डबल फर्टिलाइजेशन, बी सेल्फ पॉलिनेशन, सी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, डी नो फर्टिलाइजेशन। बताओ। देखो इसका आंसर है हमारा सी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देखो पिंक इनटू पिंक फ्लावर का रिजल्ट 1:2:1 होता है, आपको पता ही होगा। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है, इसलिए इसका आंसर हमारा सी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर होमोलोगस ऑर्गन्स? A. Four limbs of a bird and wings of a bat. B. Wings of a bird and wings of a butterfly. C. Pectoral fins of a fish and four limbs of a horse. D. Wings of a bat and wings of a cockroach। देखो आपने पढ़ा होगा ये, आंसर जल्दी से बताओ। इसका आंसर है हमारा ए, फोर लिम्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ अ बैट। स्ट्रक्चर सिमिलर होने की वजह से ये होमोलोगस ऑर्गन्स है, ओके, डिस्पाइट डिफरेंट फंक्शंस। नेक्स्ट, न्यू स्पीशीज में बी फॉर्म्ड इफ। फर्स्ट, देखो इसमें आपको ये चूज करने ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। फर्स्ट, डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल्स। सेकंड, क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन द गैमीट। थर्ड, देर इज नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। फोर्थ, मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस। देखो इनमें से दो कौन से करेक्ट हैं, तीन कौन से करेक्ट हैं, आपको ये बताना है। ए, वन एंड सेकंड करेक्ट है। बी, फर्स्ट एंड थर्ड। सी, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है हमारा ए, 1 और 2। सिग्निफिकेंट डीएनए चेंज या क्रोमोसोम नंबर चेंज से नए स्पीशीज बन सकते हैं, ठीक है? ये इसलिए इसका ए आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट आपका, इन पीज अ प्योर टॉल प्लांट, इसको हम डबल टी से डिनोट करते हैं, इज क्रॉस्ड विद अ प्योर शॉर्ट प्लांट, स्मॉल टी, ठीक है? द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट्स टू प्योर शॉर्ट प्लांट्स इन F2 जनरेशन विल बी ए, 1:3, बी 3:1, सी 1:1, डी 2:1। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका सी, 1:1। F2 जनरेशन में 1 TT, ये मतलब वन टॉल प्योर टॉल प्लांट्स इज टू टू टॉल शॉर्ट प्लांट्स इज टू वन टॉल ये शॉर्ट शॉर्ट प्लांट्स। समझे आप? 1 रेशियो जो है टॉल टॉल प्लांट्स का, मतलब 1 टॉल प्लांट्स रेशियो 2 टॉल शॉर्ट प्लांट्स रेशियो 1 टॉल प्लांट्स रेशियो में मिलता है, जिसमें 1 प्योर है, 1 शॉर्ट होगा, ठीक है? तो इसका यही हमारा 1:1 आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंसेस्टर ऑफ ब्रोकली? ब्रोकली का एंसेस्टर कौन है? ए, कैबेज, बी, कॉलीफ्लावर, सी, वाइल्ड कैबेज, डी, केल। तो देखो इसका आंसर है आपका वाइल्ड कैबेज। ब्रोकली वाइल्ड कैबेज से सिलेक्शन से इवॉल्व वेराइटी है, ठीक है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन का रिजल्ट है ये, ओके? आर्टिफिशियल सिलेक्शन से होता है। नेक्स्ट, a cross between two individuals result in a ratio of 9:3:3:1। ये देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फॉर 4 people पॉसिबल phenotypes ऑफ प्रोजेनी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डी डाईहाइब्रिड, सॉरी बी डाईहाइब्रिड क्रॉस, सी टेस्ट क्रॉस, डी F1 जनरेशन। तो देखो इसका आंसर आपको तो पता ही होना चाहिए। इसका आंसर है हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? 9:3:3:1 तब आता है जब दो ट्रेड्स का इनहेरिटेंस स्टडी किया जाता है, आपको पता ही होगा, तो उसे डाईहाइब्रिड हम क्रॉस बोलते हैं। नेक्स्ट, evolution of a wild cabbage is an example of A, artificial selection, B, natural selection, C, mutation,
एंड डी जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो क्या होगा आंसर आप इसका? तो देखो इसका हमारा आंसर है ए आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ह्यूमंस ने कैबेज की वैरायटी सेलेक्ट करके इवॉल्व की। ओके, इसीलिए ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। अंडरस्टैंड? तो यही हमारा ए आंसर है। इफ द फॉसिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फाउंड in the deeper layers of earth, then we can predict that a the extinction occurred recently, b the extinction occurred thousands of years ago, c position of fossil is not related to time, d time cannot be determined। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा एमसीक्यू। इसका आंसर आपका क्या होगा? देखो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर बी है, क्योंकि द एक्सटेंशन अकर्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स को यही होगा, क्योंकि थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगर आप करोगे तो आपको डीपर लेयर्स में ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिलेगा। ठीक है, डीपर लेयर्स पुराने समय के फॉसिल दिखाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, तो एक्सटिंक्शन पुराना होगा। नेक्स्ट, the sequence of gradual changes which take place in primitive organisms over million of years is known as A evolution, B hereditary, C generation, D inheritance। देखो ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, इसका आंसर है A evolution। evolution ग्रेजुअल चेंज का प्रोसेस है, ओके, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है। ये तो आपको पता ही होगा, और ये आपको लर्न करना है एवोल्यूशन तो, और बहुत ज़्यादा इजी है एमसीक्यू, आपको देखते ही पता चल जाएगा। Next, the modern day human species has evolved from its earliest ancestor who lived in A. Asia, B. Australia, C. Africa, D. China। देखो अफ्रीका सी होगा, इसका आंसर है सी अफ्रीका। ठीक है, सबसे, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था सबसे पहले मॉडर्न ह्यूमंस अफ्रीका में डेवलप हुए और वहां से ही माइग्रेट किए। ठीक है, तो इसका आंसर सी अफ्रीका है। नेक्स्ट, अ zygote that helps that has an X chromosome inherited from the father will develop into। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम वाला कॉन्सेप्ट आप इसको लर्न कर लीजिएगा, इसका टेबल होती है। ए गर्ल, बी बॉय, सी आइदर बॉय और गर्ल, डी एक्स क्रोमोसोम डज नॉट इन्फ्लुएंस सेक्स। तो देखो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा आपका ए गर्ल। फादर से अगर एक्स क्रोमोसोम मिला तो जायगोट फीमेल एक्स एक्स बनाएगा। ठीक है, यानी गर्ल बनाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, व्हाट डज द progeny of a tall plant with round seeds and a short plant with wrinkled seeds look like? A. All are tall with round seeds. B. All are short with round seeds. C. All are tall with wrinkled seed. D. All are short with wrinkled seed। देखो ये wrinkled seed और आपका round seed वाला बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ढंग से एमसीक्यू को देखना और इसको लर्न करना। आप क्या होगा इसका आंसर, आप खुद एक बार गेस करो। इसका आंसर है आपका ए, ऑल आर टॉल विथ राउंड सीज। टॉल और राउंड ट्रेड्स डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा, इसलिए F1 जनरेशन में सब होंगे, सेम होंगे, इसलिए F1 जनरेशन में ये सेम होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए, फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन। बी, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन। सी, फॉर एवरी एंजाइम देयर इज अ जीन। डी, फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज अ जीन। तो देखो ऑब्वियसली इसका आंसर डी होगा, क्योंकि फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ फैट देयर इज जीन, ये पॉसिबल नहीं है, फैट मॉलिक्यूल जीन से डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब प्रोटीन्स एंजाइम जीन डिपेंडेंट है। ये जो प्रोटीन एंजाइम है ये जीन डिपेंडेंट है, पर इससे डायरेक्ट नहीं होता है आपका फैट से। तो नेक्स्ट हमारा है, इफ अ नॉर्मल सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंटेन 46 क्रोमोसोम, द नंबर इन अ सेक्स सेल इज ए 60, बी 23, सी 22, डी 40। इसका आंसर देखो आपको रटना ही पड़ेगा, इसका आंसर आपका B23। ये आपको लर्न करना है, गैमीट्स में क्रोमोसोम हाफ होते हैं, ठीक है, इसलिए 40 का आधा 23 होगा, तो 46 का आधा आपका 23 होता है, तो आपको ये लर्न करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड? ए, लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बी टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, सी एक्स क्रोमोसोम इन ओवम, डी वाई क्रोमोसोम इन स्पर्म। तो देखो इसका आंसर आपका डी वाई क्रोमोसोम इन स्पर्म। मेल स्पर्म में एक्स एंड वाई होता है, अगर वाई मिला तो बेटा होगा, एक्स मिला तो बेटी। ठीक है, अगर वाई मिला तो आपका मेल होगा, मतलब बॉय होगा, और वाई मिला तो आपकी फीमेल होगा, फीमेल होगी, एंड वो गर्ल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका, आइडेंटिफाई द टू एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म स्टडीड फ्रॉम फॉसिल्स। ए वाइट टाइगर एंड स्पैरो, बी डायनासोर्स एंड, देखो इसकी मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है, ये फिश है। डी, सी अमोनाइड एंड वाइट टाइगर, बी ट्रिलोबाइट एंड वाइट टाइगर।
तो देखो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है बी हमारा। ठीक है, ये दोनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और हमें इनके फॉसिल मिले हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर डायनासोर एंड ए फिश है। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमन हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, द चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप कैन बी। देखो केस बेस्ड टाइप आपका एमसीक्यू हो गया। ए ओनली, सॉरी ए ओ ओनली, बी ए ओनली, सी ए बी, डी ए और ओ। अगर आपका मैन का ब्लड ग्रुप ए है, उसने वुमेन से शादी करी और उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखो ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो इसका आंसर है डी, ए और ओ। फादर का ए है और मदर का ओ है, तो बच्चा ए या ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है। ओके। नेक्स्ट, टू पी प्लांट्स, वन विथ राउंड ग्रीन सीड्स, इसको इससे डिनोट करते हैं कैपिटल आर टू आर एंड स्मॉल टू वाई, एंड अनदर विथ रिंकल्ड येलो आर आर वाई 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 कैपिटल होंगे इसमें। सीड्स प्रोड्यूस एफ वन प्रोजेनी, द सीड्स आर ए राउंड एंड येलो, बी, ये बी और सी पता नहीं दो बार क्यों आ गए हैं, बी राउंड एंड ग्रीन, सी व्रिंकल्ड एंड ग्रीन, डी व्रिंकल्ड एंड येलो। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? इसका आंसर है आपका ए, राउंड एंड येलो सीड्स होंगे। राउंड एंड येलो डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, आपको पता ही होगा, इसलिए F1 में सब राउंड और येलो होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इफ पेलिसेड सेल्स हैव 28? बी, सॉरी ए 56, बी 28, सी 14, डी 4। तो देखो इसका आंसर आपको पता ही होना चाहिए, इसका आंसर है आपका सी 14। गैमीट्स में क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, ठीक है, तो 28 का आधा 14 होगा। नेक्स्ट, a basket of vegetables contain carrot, potato, radish, and tomato. Which of them represent homologous structure? A. Carrot and potato. B. Carrot and tomato. C. Radish and carrot. D. Radish and potato. देखो इसका आंसर है आपका सी, रेडिश एंड कैरेट। दोनों रूट मॉडिफिकेशंस हैं, स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर हैं, इसलिए होमोलोगस स्ट्रक्चर हैं दोनों। ओके। नेक्स्ट, which of the following pair of organ is not homologous? A. Forelimbs in human and lizard. B. Forelimbs in lizard and frog. C. Wings in butterfly and bat. D. None of these. तो देखो इसका आंसर है आपका विंग्स इन बटरफ्लाई एंड बैट, सी। ठीक है, ये एनालॉगस हैं, ये एनालॉगस हैं आपके। ठीक है, विंग्स इन बटरफ्लाई एंड बैट, फंक्शन सेम है पर स्ट्रक्चर और ओरिजिन इनका अलग है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है सी। तो देखो हमारे यहाँ पे एमसीक्यू खत्म होता है। 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ये बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड 2026 में, और आपके एग्जाम्स में भी आने के बहुत चांसेस हैं, तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको और एमसीक्यूज चाहिए किसी और चैप्टर पे तो मैं आप हमें बताइएगा कमेंट्स में, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। ओके, आज हम करने वाले हैं आर एनवायरनमेंट क्लास 10 के 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, और इसके साथ साथ हम आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे सारे एमसीक्यूज की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, और मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये इजी चैप्टर है, सबसे पूरी पूरी बायोलॉजी का सबसे इजी चैप्टर है, तो इसके एमसीक्यूज भी इजी आते हैं, तो हम इजी एमसीक्यू करेंगे और साथ में एक्सप्रेशन भी करेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? ए वेजिटेबल पील्स, बी पेपर, सी प्लास्टिक, सी सॉरी डी कॉटन। सो प्लास्टिक आपको पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेड मतलब डिग्रेड जो होता है वो इजीली नहीं होता है, और एनवायरनमेंट में ये सालों तक बना रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजोन लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर? ए ब्रिंगिंग रेनफॉल, बी मेंटेनिंग ऑक्सीजन लेवल, सी एब्जॉर्बिंग यूवी रेज, या डी रिलीजिंग CO2। सो जो ओजोन लेयर होती है वो यूवी रेज से, जो हमें हार्मफुल यूवी रेजेस हैं उनसे बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है, और स्किन कैंसर जैसे इशू को मतलब कॉज करती है यूवी रेज, इसलिए उससे हमें जो है मतलब जो ओजोन लेयर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं यूवी रेज को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? सो ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मिथेन, सी नाइट्रोजन, डी वाटर वेपर। इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? सो जो नाइट्रोजन है होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रोजन ये हीट ट्रैप नहीं करती है, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो हीट ट्रैप करती हैं, और CO2 CH4 जैसे गैसेज ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करते हैं, जो हमें ये मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड दिए हुए हैं ना, तो ये जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में रोल प्ले करते हैं, इसलिए वो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। Which group of organisms help in maintaining the carbon cycle? Okay, A producers, B decomposers, C herbivores, D carnivores.
अब कार्बन साइकिल देखो, कार्बन साइकिल जो जो होती है उसमें डीकम्पोजर्स होते हैं, वो मेंटेन करते हैं कार्बन साइकिल को। जैसे बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया होते हैं, डेड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डेड मैटर को जो होते हैं वो ब्रेक करके कार्बन रिलीज करते हैं, इसलिए इसको कार्बन साइकिल बोला जाता है। ओके, सो इससे कार्बन साइकिल मेंटेन होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज बाय। अब देखो ओजोन का डिप्लीशन कॉज कैसे होता है, SO2 से होता है, CO2 से होता है, CFC से होता है, या NO2 से होता है। सो जो इसका आंसर है वो ये CFC है। CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। और ये जो आपके जो रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज होते हैं उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। तो DDT, ग्लास, कॉटन क्लोथ या प्लास्टिक। अब देखो प्लास्टिक तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन ही किया था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। सो जो कॉटन क्लोथ होता है, कॉटन क्लोथ बायोडिग्रेडेबल होता है और ये नेचुरली डिग्रेड हो जाता है, इसलिए इसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। प्लास्टिक और ग्लास भी देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल है प्लास्टिक और ग्लास दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द फूड चेन इज कॉल्ड। ये इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया, 2 मार्क्स में भी आता है, इसकी डेफिनेशन भी आती है। तो ए यूट्रोफिकेशन, बी बायो अक्यूमुलेशन, सी बायो मैग्निफिकेशन या डी डीकम्पोजिशन। सो इसका जो आंसर है वो बायो मैग्निफिकेशन होता है। बायो मैग्निफिकेशन की डिफाइन ही ऊपर लिखी हुई है, अक्यूमुलेशन, प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन द फूड चेन इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। तो जो टॉक्सिक केमिकल जो फूड में चेन में अक्यूमुलेट होते हैं, फूड चेन में अक्यूमुलेट होते हैं, उसे बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ओके, और जो टॉप लेवल के प्रेडेटर्स होते हैं उन पे इसका ज़्यादा इफेक्ट आता है, केमिकल जो हार्मफुल होता है उनका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन। इसमें से कौन सी फूड चेन बना रही है, ग्रास, डियर, टाइगर। ओके, ग्रास, काओ, मिल्क, ट्री, वुड, फर्नीचर या लीफ, कैटरपिलर, सिल्क। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये फालतू के ऑप्शन थे नीचे वाले तीनों ही, ठीक है। ये तीनों ही नहीं है, जो ऊपर वाला जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट आंसर। ग्रास, फिर ग्रास को डियर खाएगा और डियर को फिर टाइगर खाएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट फूड चेन। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम एनर्जी इज अवेलेबल एट विच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल पे कौन सी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होती है, प्रोड्यूसर्स पे होती है, हर्बीवोर्स पे होती है, कार्निवोर्स पे होती है, या डीकम्पोजर्स पे होती है। सो जो इसका आंसर है, जो नीचे होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम एनर्जी होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स एनर्जी, जो मैक्सिमम एनर्जी होती है प्लांट्स में होती है, और क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। एनर्जी हर ट्रॉपिक लेवल पर जो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो वो उस पर रिड्यूस होती रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या है, बैक्टीरिया, वाटर, फंगाई या प्लांट्स। सो जो वाटर है, ऑप्शन बी, जो वाटर है वो अबायोटिक कंपोनेंट है। जो नॉन लिविंग होता है, ठीक है, वो अबायोटिक होता है। बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स सब बायोटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, द 10% लॉ इज गिवन बाय। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका ये भी 2 या 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। जैसे गिव 10% लॉ बाय, ऐसे पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ती है। सो 10% लॉ जो था वो लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो तो सही उसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। सो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। लिंडमैन ने 10% लॉ दिया था, जो एनर्जी ट्रांसफर के रूल को बताता है, ठीक है। सिर्फ 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफर होती है। जैसे सबसे नीचे 10,000 और 10% हुई, तो ऐसे कम होते होते ऊपर एनर्जीज कम होती रहती हैं, ठीक है। वो जो हुआ था, ये 10% लॉ जो था वो लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट 90% ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, ए स्टोर्ड, बी ट्रांसफर्ड, सी लॉस्ट एट हीट कंज्यूम। अब क्या होता है एनर्जी को जो 90% लेवल ईच, मतलब ईच लेवल 90% ट्रॉपिक लेवल पे होती है, जो लॉस्ट हो जाती है एज अ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। हर ट्रॉपिक लेवल पे 90% एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट होती है, सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है, जो हमने पीछे 10% रूल देखा उसके हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। ओके, हॉक, अब देखो वही है हार्मफुल एनिमल, हमने बायो मैग्निफिकेशन पीछे पढ़ा। अब जो सबसे ऊपर होते हैं, ठीक है, कार्निवोर्स जो सबसे ऊपर होते हैं, उनको उनके पास सबसे कम जो होता है, सॉरी सबसे ज्यादा इफेक्ट केमिकल्स का उनको ही होता है, ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले उनको। सो ए हॉक, बी फ्रॉग, सी ग्रास, डी स्नेक। जब इसका आंसर है वो ग्रास होगा, क्योंकि सबसे नीचे ग्रास होती है, प्रोड्यूसर होती है, तो उसमें ग्रास लाइक फूड चेन का बेस होता है, तो इससे हार्मफुल केमिकल सबसे कम, इसमें हार्मफुल केमिकल सबसे कम होता है ना। और टॉप लेवल के जो मैंने आपको बताया प्रेडेटर्स होते हैं, जैसे इसमें हॉक है सबसे टॉप पे, तो उनका जो अक्यूमुलेशन होता है केमिकल्स का उनमें ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट हमारा आता है विच इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर ए टाइगर, बी लायन, सी गोट, डी हॉग। सो जो गोट है वो प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि गोट सबसे पहले ग्रास को खाती है, प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ही तो खाते हैं, ठीक है। सो ये हर्बीवोर होती है गोट ऑब्वियसली, और सो ये प्राइमरी कंज्यूमर को खाती है, प्लांट्स को जो है वो खाती है। विच स्टेप शुड बी फॉलोड टू रिड्यूस गार्बेज? ओके, ए बर्न वेस्ट, बी डंप इट, सी सेग्रीगेटेड, डी बरी इट। सो सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो सेग्रीगेट करना होता है। अगर हमने गार्बेज को सेग्रीगेट किया, तो वेस्ट को अलग अलग करना बोलते हैं सेग्रीगेट को, कि वेस्ट को हमने अलग अलग कर दिया, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हमने अलग अलग किया, इसलिए जो रिसाइकलिंग और डिस्पोजल होता है वो ईजी होता है इसके लिए। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन बाय ए लाइट, बी हीट, सी बैक्टीरिया, डी केमिकल्स। सो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं उनको बैक्टीरिया जो होता है वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और इससे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं जब बैक्टीरिया को बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमैग्निफिकेशन? ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन का क्या एग्जाम्पल नहीं है? ए डीडीटी एट अक्यूमुलेशन, mercury in fish, CO2 emission, lead in water। सो जिसका आंसर है वो है CO2 emission। CO2 emission बायोमैग्निफिकेशन का एग्जांपल क्यों नहीं है? क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन नहीं करता है ये, और क्योंकि ये फूड चेन में अक्यूमुलेट नहीं होता CO2 emission, ठीक है। डीडीटी मर्क्यूरी जैसे जो केमिकल्स होते हैं वो करते हैं, ओके, जो बायोमैग्निफिकेशन होता है वो करता है, ठीक है, सी डीडीटी और मर्क्यूरी, बट CO2 emission नहीं होता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीकम्पोजर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड, डीकम्पोज सॉरी कंज्यूम प्लांट, ब्रेक डाउन वेस्ट, या फिक्स नाइट्रोजन। डीकम्पोजर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे ब्रेक डाउन वेस्ट, ठीक है। डीकम्पोजर्स होते हैं, ब्रेक डाउन को वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ये इकोसिस्टम क्लीनिंग सिस्टम भी कहलाता है, जैसे इकोसिस्टम को ही क्लीन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज अनडायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल, साइक्लिक, या कांस्टेंट। सो जो इसमें जो एनर्जी फ्लो होता है इकोसिस्टम में वो बाय डायरेक्शन सॉरी यूनी डायरेक्शन, मैंने अनडायरेक्शनल पढ़ लिया था, यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। ना तो दो डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में चलता है, ना साइक्लिक भी होगा, कांस्टेंट भी रहेगा, यूनी डायरेक्शनल होता है। और एनर्जी फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होता, क्यों होता है? क्योंकि सन से प्रोड्यूसर्स तक ही कंज्यूम होता है, वो बाकी उल्टा नहीं चल सकता, प्रोड्यूसर से सन्स तक तो ऑब्वियसली जा नहीं सकता, ओके, ये कभी रिवर्स होता ही नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन? कौन सी गैस है? ये तो शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, CFC ये होगा इसका आंसर। CFC जो होती है वो प्रोड्यूस ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। विच वन इज नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल इकोसिस्टम इसमें क्या है? एक्वेरियम, गार्डन, फॉरेस्ट, या जू? जो यार ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर सी फॉरेस्ट होगा, क्योंकि देखो एक्वेरियम हम ह्यूमंस ने बनाया है, गार्डन भी ह्यूमन ने बनाया, और जू भी ह्यूमन बनाया है। जो फॉरेस्ट होता है वो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मैन मेड होती है बाकी की चीज़ें जो इसमें ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? सॉइल, वाटर, विंड, प्लास्टिक। ये भी ऑप्शन डी प्लास्टिक ही होगा इजीली, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इकोसिस्टम का पार्ट जो होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज, ए प्लांट्स, बी एनिमल, सी ह्यूमन एक्टिविटीज, डी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर है ह्यूमन एक्टिविटीज, जो कि सबसे दुख वाली बात है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। सो जब भी आप कहीं गार्डन में जाए, कहीं पे भी आप फॉरेस्ट में जाए, तो वहाँ पे कचरा मत फैलाइए, ओके, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि सब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही जो होता है एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर? सो कौन सा ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी कंज्यूमर है? ए ग्रास, बी रैबिट, सी फॉक्स, डी एल्गा है। सो जो इसमें फॉक्स है वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। फॉक्स सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जैसे रैबिट को खाता है फॉक्स, ठीक है। रैबिट ने ग्रास खाई, फिर रैबिट को फॉक्स खा लेगी, तो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाती है, फूड चेन के थर्ड लेवल पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% लॉ मीन्स, ठीक है। अब 10% लॉ के देखो, आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, 10% लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10% लॉ में क्या होता है? 10% फूड इज स्टोर, 10% एनर्जी इज पास, 10% वेस्ट इज रिसाइकल्ड, या डी नन। सो 10% एनर्जी इज पास, हर लेवल पे 10% एनर्जी पास होती है। इस 10% लॉ के मुताबिक हर टॉपिक लेवल पे, ठीक है, 10% एनर्जी जो होती है वो नेक्स्ट लेवल पे जाती है, बाकी एनर्जी जो होती है वो लॉस हो जाती है, 90% एनर्जी लॉस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इकोसिस्टम? ओके, ए एनर्जी फ्लो, बी न्यूट्रिएंट साइकिल, सी इरोजन, या डी फूड चेन। सो इसका जो आंसर है वो इरोजन है ऑब्वियसली, ये फीचर है नहीं है
इकोसिस्टम का, क्योंकि इकोसिस्टम में इस इकोसिस्टम का पार्ट एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल और फूड चेन होते हैं। इरोजन का कोई, इरोजन जो है वो जियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें इसका कोई रोल है ही नहीं। विच ऑफ द सिस्टम इज मैन मेड इकोसिस्टम? ए फॉरेस्ट, बी लेक, इजी सा है, एक्वेरियम है इसका आंसर, क्योंकि मैन मेड है एक्वेरियम, मैन ने बनाया है ये। फूड वेब इज फॉर्म ड्यू टू, फूड वेब कैसे फॉर्म होते हैं? इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन्स, लॉन्ग चेन्स, प्रोड्यूसर्स ईटिंग कंज्यूमर, या डीएनएन। सो जो फूड वेब जो फॉर्म होते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन से फॉर्म होते हैं, जो मल्टीपल फूड चेन होती है वो कनेक्ट हो जाती हैं, तब फूड वेब जो होता है वो बनाया जाता है, और ये रियल इकोसिस्टम्स में कॉमन है। ओके, अब विच शोज, ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, विच शोज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड चेन? ए टाइगर, डियर ग्रास, ग्रास डियर टाइगर, टाइगर ग्रास डियर, या डियर ग्रास टाइगर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रास डियर टाइगर। पहले ग्रास होगी, ग्रास को डियर खाएगा, देन डियर को जो है वो टाइगर खाएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बायो मैग्निफिकेशन? शायद ये भी क्वेश्चन हमारा शायद रिपीट हुआ है, नहीं ये नहीं हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज बायो मैग्निफिकेशन? बायो मैग्निफिकेशन कौन सा जो है वो यहाँ पे दिखाता है? CO2, DDT, O2, या N2? DDT जो होता है, डीडीटी जो होता है वो बायोमैग्निफिकेशन दिखाता है, ऑप्शन बी जो है। एक ये हार्मफुल पेस्टिसाइड है, डीडीटी है एक हार्मफुल पेस्टिसाइड जो फूड चेन में एक्यूमुलेट होता है, और ये बायोमैग्निफिकेशन का बेस्ट एग्जांपल है। ओके, सो यहाँ पे हमारी जो पीपीटी है उसका एंड होता है। सो आप बताना आपको कैसे लग रहा है। और हमने ऐसे सारे चैप्टर्स के डाले हुए हैं हमारे चैनल पे, बायो का सारे चैप्टर्स के हमने डाले हुए हैं, सारे एमसीक्यूज। सो आप इनको जाके करिए, बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।